हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को फिर से स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। यह क्लास जो है यह सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे जिनका कोर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत या उपागम का वर्णन करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देने का कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियम शब्द का रूपांतर है जिसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। मतलब आइडियम जो शब्द है इसका जो उत्पत्ति होता है वो प्लेटो के विचारधारा सिद्धांत से हुआ है। ठीक है, आइडियम दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडियाज और आइजम। ठीक है, अर्थात आइडिया शब्द का जो अर्थ होता है उसका होता है विचार। ठीक है, क्या होता है? विचार। तथा आइजम शब्द का जो अर्थ होता है वाद, अर्थात विचारधारा। ठीक है, अतः दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों से संबंधित विचारधारा। क्या होता है? विचारों से संबंधित विचारधारा। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोनों शब्द जो होता है यानी आइडिया जो आइजम, दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है विचारों से संबंधित विचारधारा। ठीक है, अर्थात आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विचारों को महत्व देती है। क्या देती है? विचारों का महत्व देती है। ठीक है, विचार कहने मतलब सोच को महत्व देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आदर्शवाद के परिचय को वर्णन कर सकते हैं। आप लोग भी इस तरह से इस क्वेश्चन के परिचय को आप लोग इंट्रोडक्शन को वर्णन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग आदर्शवाद के सिद्धांत की ओर। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। देखिए 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध की राजनीति विचारधारा में आदर्शवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा। मतलब 19वीं और 20वीं सदी में आदर्शवाद का बहुत प्रभाव रहा था और आदर्शवाद के दोनों पक्षों यानी उग्रवाद और उदारवाद में अनेक मतभेद होते हुए भी उनकी मूल विचारधारा एक ही है। मतलब जो उग्रवाद और उदारवाद में भी जितना मतभेद होता था फिर भी इसका जो मूल विचार है एक ही है। ठीक है, जिसके प्रमुख सिद्धांत उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। जिसका जो सिद्धांत है उसको निम्न रूपों में किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पहला है राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक क्या है? नैतिक संस्था है। तो देख सकते हैं जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर आदि संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती है। मतलब जैसे राज्य हो गया, परिवार हो गया, मंदिर हो गया, ये सब क्या करता है? समाज में व्यक्ति को नैतिक दृष्टि यानी नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। तो उसी प्रकार राज्य भी एक कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को इस योग्य बनाने की अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके कि इनका मतलब राज्य भी चाहता है कि जो व्यक्ति होता है इसका योग्य बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है? योग्य बनाने की कोशिश करता है। जिस तरह से समाज में परिवार और मंदिर व्यक्ति को पूर्ण बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि राज्य हमारे नैतिक विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है। क्या? प्रत्यक्षीकरण है। और राज्य की सदस्यता अनैतिक एवं मूर्ख मानव को नैतिक, योग्य तथा विवेकशील बनाती है। मतलब जो मूर्ख होगा, जो अनैतिक होगा, जो नहीं मानता है, तो राज्य जो है इसको क्या करता है? विकासशील, नैतिक और योग्य बनाने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। तो ये था पहला सिद्धांत, राज्य एक नैतिक संस्था है। अब देखते हैं राज्य साध्य और साधन नहीं। मतलब साध्य है व साधन नहीं भी है। देखिए कैसे। व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के विपरीत आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। मतलब व्यक्तिवाद और समाजवाद के विपरीत आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। और राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने हेतु भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। मतलब राज्य के लिए व्यक्ति को बलिदान देने के लिए भी क्या रहना? प्रयत्नशील रहना है। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। मतलब राज्य की तुलना में व्यक्ति का कोई सत्ता नहीं है और व्यक्ति तो राज्य रूपी धैर्य के साधन
मात्र है। मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति को जब जब जरूरत पड़ेगा तब वो बलिदान देने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, ठीक है। और राज की तुलना में व्यक्ति की सत्ता का कोई महत्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अतः उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मतलब अतः कह सकते हैं लास्ट में कि राज्य की अधीनता को क्या करना है ना, स्वीकार कर लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व। राज्य का जो लक्ष्य है और व्यक्तित्व की ओर देखते हैं। देखिए क्या है कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व एवं इच्छा होती है। तो आदर्शवाद के अनुसार जो व्यक्ति होता है उसका अपना लक्ष्य होता है, व्यक्तित्व होता है, ये अलग अलग होता है। यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तित्व और सामूहिक इच्छा से अलग होती है। मतलब सामूहिक मतलब सबके साथ अलग और व्यक्तित्व में अलग अलग होता है, ठीक है। सामूहिक कहने का मतलब साथ में इच्छा जो होती है, जैसे कि कोई काम साथ में करते हैं उसी तरह साथ वाली इच्छा है ना, और उच्चतर होती है, ठीक है। तो राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता, मतलब व्यक्तियों का समुदाय नहीं होता, ठीक है, बल्कि उसकी सत्ता उन व्यक्तियों में सम्मिलित से भिन्न तथा उच्चतर होती है। मतलब व्यक्तियों में सम्मिलित से क्या होता है, भिन्न तथा अलग होती है, जिनसे वो बनता है, ठीक है, जिनसे राज वो क्या होता है, बनता है, ठीक है। फिक्टे ने लिखा है, फिक्टे एक विद्वान है, वो लिखते हैं कि जिस प्रकार एक तैल चित्र तैल कणों का केवल समूह मात्र नहीं, मतलब तैल समूह का नहीं होता है बल्कि उससे अधिक है, तो जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति संगमरमर के कणों का समूह मात्र नहीं है, जिस प्रकार एक मनुष्य घटकों तथा रक्त धमनियों का समूह मात्र ना होकर उससे अधिक है। मतलब कहने का मतलब होता है कि केवल एक ही पॉइंट पर इंगित नहीं किया जा सकता, अलग अलग बातों की यहाँ रखा जाता है कि ये अलग अलग पॉइंट को समझाने का क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्र व्यक्ति का समूह मात्र ना होकर उससे अधिक है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक व्यक्ति जो होता है या मनुष्य समझिए, वो घटकों एक रक्त की धमनी का समूह नहीं हो सकता है, उसी तरह जो राष्ट्र जो होता है वो व्यक्तियों का समूह मात्र ना होकर उससे अधिक होता है, मतलब व्यक्ति से भी अधिक होता है, ठीक है। तो ये बात को आपको समझाने को लक्ष्य तथा व्यक्तित्व में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब राज्य जो है सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखते हैं, रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। मतलब जो रूसो जो है उसका जो आदर्शवाद का जो सिद्धांत था वो जो दर्शन का क्या है, केंद्र बिंदु है, ठीक है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तित्व इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तित्व इच्छाओं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती है। मतलब जो सार्वजनिक हित से प्रेरित होगा तब तक का बात करेगा। राज्य का कोई भी कार्य व्यक्तित्व इच्छा के विपरीत नहीं होता है। मतलब जैसे सार्वजनिक कहने का मतलब सबका इच्छा होनी चाहिए, राज्य किसी एक व्यक्ति का इच्छा के विपरीत नहीं हो सकता, मतलब एक भी व्यक्ति के इच्छा को विपरीत काम नहीं कर सकता व्यक्ति कहने एक भी विपरीत कहने का मतलब, ठीक है। क्योंकि राज्य उस समान इच्छा का अनुकूल कार्य करता है जिसके अंदर व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी सम्मिलित होती है। कहने का मतलब होता है अगर एक भी व्यक्ति को कोई काम खराब लगेगा उसके इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता आदर्शवादी सिद्धांत में। आदर्शवादी सिद्धांत कहने की ही मतलब होता है कि आदर्श के प्रति जिस सभी के प्रति काम करना है ना, सभी की इच्छाओं के प्रति क्या करना है, काम करना है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, राज्य आंतरिक और बाहरी दृष्टि से सर्वशक्तिमान। तो राष्ट्र जो है आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भी क्या होता है, सर्वशक्तिमान होता है। चलिए देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, अजगर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न तथा नैतिकता का संरक्षक है ना। इतना देखिए आदर्शवाद को मोटिवेट करने मतलब आदर्शवाद को समझाने की कोशिश करता है कि आदर्शवाद एक सर्वशक्तिमान होता है, अजगर होता है, अमर होता है, सर्वाधिकार होता है, संपन्न तथा नैतिक का संरक्षक होता है ना। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदर्शों और कानूनों का पालन करें। मतलब राज्य के जितने भी कानून होगा, आदर्श होगा, सबको क्या करना, पालन करना है, ठीक है। राज्य सत्ता जिसके हाथ में है इसका व्यक्ति के
व्यक्ति के, ठीक है, महत्व नहीं होना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति के लिए महत्व नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग चाहे निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी या व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब या कोई राजा करे या कोई विशेष श्रेणी का लोग करे, ये सब व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वह राजाज्ञ का पालन करे, मतलब जो आज्ञा देगा या राजा कोई आज्ञा देगा उसका पालन करना चाहिए। हीगल जैसे आदर्शवादी राज्य की उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं, मतलब हीगल एक विद्वान है, वह लिखते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा है, मतलब पृथ्वी पर परमेश्वर की तरह अवधारण है, अवधारणा करता है, और यह पृथ्वी पर विद्वान एक देवी विचार है, देवीय विचार है। मतलब देवी विचार कहने का मतलब होता है कि यह पृथ्वी पर एक, मतलब कहने का मतलब गॉड के मतलब परमेश्वर का अवधारण है, ठीक है। उसी तरह से जो ये विचार जो होता है आदर्शवाद, ये होता है देवीय विचार होता है। क्या होता है? देवीय, मतलब शैतान का विचार नहीं होता, एक सभी मतलब दैवीय कहने का मतलब देवी वाला विचार होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, राज्य के उधार बल नहीं इच्छा है, मतलब राज्य का उधार बल इच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए कि आदर्शवाद का आधार शक्ति नहीं संकल्प है कि व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन, मतलब व्यक्ति जो होंगे वो राज्य के जितने भी कानून होंगे सभी को क्या करना, पालन करना होगा। इसलिए नहीं करते हैं कि राज्य उससे बलपूर्वक मनवाता है, मतलब बलपूर्वक मनवाता कहने का मतलब है कि शक्ति का प्रयोग करके राज्य क्या करते हैं, उस कानून को मनवाने की कोशिश करता है। वरना इसलिए कि वास्तव में राज्य शक्ति राज्य के कानून व उसके आदर्श उस सामान्य इच्छा के भूतपूर्व होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी अचीव पूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। कहने का मतलब होता है कि राज्य जो होता है ना, बलपूर्वक अपना इच्छाएं को क्या करता है, कानून को मनवाने की कोशिश करता है, जिसमें कि अचीव रूप पूर्ण जो व्यक्ति का जो शक्ति, व्यक्ति का जो इच्छा होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार राज्य के आदर्शों का पालन करते समय, ठीक है, हम अपनी सद इच्छा का पालन कर रहे होते हैं। कर रहे होते मतलब अपने इच्छा, मतलब जैसे राज्य का पालन करते समय अपनी इच्छाओं को कभी कभी क्या करते हैं, दबा देते हैं, कानून के चलते क्या करते हैं, अपनी इच्छा को दबा देते हैं ना। तो ये सब भी व्यक्ति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसी में एक ग्रीन नाम के जो एक विद्वान है वो लिखते हैं कि यदि राज्य उत्पीड़न करके अपनी आज्ञाओं का पालन करता है, उत्पीड़न कहने मतलब बलपूर्वक अपनी आज्ञाओं का पालन करता है, तो राज्य कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता है, मतलब कभी भी राज अस्थायी नहीं हो सकता। वो कभी भी राज की राजा जो होगा या नेता होगा वो कभी टिकने वाला नहीं है। इसीलिए सभी व्यक्ति को ध्यान दे के ही काम करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञापन में ही निहित होती है। जो मतलब मानव जी होते हैं, जो स्वतंत्रता होता है वो राज्य के आज्ञापन में भी क्या होता है, निहित होता है। देखिए आदर्शवादी सकारात्मक स्वतंत्रता के उत्पादक हैं, ठीक है। उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो क्या कह सकते हैं कि जैसे कि स्वतंत्रता जो होता है वह वास्तव में राज्य के जो जितने कानून होते हैं उसी के अनुसार पर क्या होता है, बंधा हुआ रहता है, ठीक है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारित अवसर प्रदान करता है, और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। मतलब राज्य के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रदान किए जा सकते हैं। बंधनों के अभाव में तो स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का विशेष अधिकार मात्र बनकर रह जाती है। तो जो शक्तिशाली होगा, जो अधिकार होगा, जो मतलब कहने का मतलब स्वतंत्रता जो होगा, जो अभाव होता है वो किसके कारण होता है, वो शक्तिशाली व्यक्ति के कारण। जैसे मान लीजिए कोई नेता हो गया, अपने पावर दिखाने की कोशिश करते रहता है ना, तो वो बनकर स्वतंत्रता रह जाता है। तो एक बारकर एक विद्वान है, वो कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। जो मानव चेतना जो है वो स्वतंत्रता क्या देती है, जन्म देती है, ठीक है, जन्म देती है ना। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है, मतलब स्वतंत्रता में जो अधिकार का जो भाव है वो क्या है, निहित है, ठीक है।
और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। जो अधिकार होता है वो राज्य की क्या करते हैं, मांग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य अधिकारों का जन्मदाता। अब राज्य भी जो होता है अधिकार का जन्म देता होता है। देखिए, आदर्शवादी राज्य से पूर्व प्रकृति अधिकारों की स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब अधिकार राज्य जो होगा उससे प्रकृति जो होता है वो स्वीकार नहीं करते हैं। वे अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है। मतलब जो अधिकार जो होता है वो मानव जीवन की ऐसी परिस्थिति का जो मांग करता है जिससे कि आंतरिक विकास हो सके। ठीक है, और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक बाहरी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। मतलब राज्य ही एक ऐसा संस्था होता है जो व्यक्ति के विकास के लिए कुछ भी कर सकता है, बाहरी परिस्थितियां भी क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो आदर्शवाद राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक संरक्षक मानते हैं इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। मतलब कोई विरोध नहीं है, तो व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं होता है। देखिए, ये राज्य के संभाव्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तथा कहते हैं कि जिस प्रकार अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता, जिस तरह अंग और शरीर का जो हित होगा इसका कोई विरोध नहीं होता है, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति के वास्तविक हित वही है जिनमें राज्य द्वारा उनका हित समझा जाए। तो राज्य द्वारा जो उनका हित क्या होगा, समझा जाएगा। व्यक्ति और राज्य के हितों में विरोध केवल भ्रमवश ही हो सकता है, मतलब भ्रमवश ही कर सकता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब भी कभी व्यक्ति और राज्य के हित परस्पर विरोधी के रूप में उपस्थित हो, ठीक है, विरोधी के रूप में उपस्थित हो, तो राज्य के हितों को उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण समझते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब जो उत्कृष्ट के राज्य के हितों की क्या होता है, महत्व को समझते हुए क्या प्राथमिकता देना चाहिए। मतलब राज्य में जो हित, मतलब व्यक्ति के हित में जो कार्य होगा वो राज्य के हित में भी कार्य होना चाहिए, ये प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं होता, व्यक्ति और राज्य के कोई विरोध नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है। मतलब राजनीतिक भी और नैतिक कर्तव्य में कोई अंतर नहीं है। देखिए, आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब कांट एक के अनुसार, एक कांट एक विद्वान है, उनके अनुसार क्या कहते हैं कि कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से, किससे, मानव की आंतरिक चेतना से है, और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की व्यापक अभिव्यक्ति है। मतलब राज्य जो होता है आंतरिक चेतना की क्या है, अभिव्यक्ति है। अतः राज्य के प्रति हमारे कर्तव्य का नैतिक होना क्या है, आवश्यक था। तो ये आप लोगों का 10 सिद्धांत था जो हम आप लोगों को क्या कर दिए, वर्णन कर दिए। अब बात करते हैं आदर्शवाद की आलोचना। तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर आदर्शवाद को क्या किया गया था, आलोचना भी किया गया था। तो चलिए देखते हैं। तो आदर्शवाद यथावाद से परे है और अनावश्यक भावुकता से पूर्ण एक अध्यात्मिक सिद्धांत है। मतलब ये आदर्शवाद जो होता है अनावश्यक भावुक भी सिद्धांत है। ठीक है, इसके द्वारा जिस आदर्श राज्य की बात की गई है, ठीक है, उसकी स्थापना कल्पना में अथवा केवल स्वर्ग में ही संभव है। मतलब कहने का मतलब जिस तरह से आदर्शवाद सिद्धांत में जो राज्य का सोचा गया है वो धरती पे अपनाना या स्थापना करना मुश्किल ही है, वो स्वर्ग में ही संभव हो सकता है। तो प्रोफेसर लॉस्की का मानना है, ठीक है, प्रोफेसर लॉस्की का मानना है, वो कहते हैं कि आदर्शवादी जिस राज्य की कल्पना करते हैं वह वास्तविक जगत की वस्तु नहीं है, वरना केवल विचारों की चार दीवारी में पाया जाता है। मतलब जो आदर्शवादी जो राज्य है उसकी जो कल्पना जो करता है केवल कल्पना में ही हो सकता है, केवल विचार में ही हो सकता है, इसको धरती पर अपनाया नहीं किया, मतलब इसका स्थापना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये था इसका आलोचना। नेक्स्ट देखिए कि आदर्शवादियों का यह कथन गलत है कि जो वास्तविक है वही विवेकपूर्ण है और जो विवेकपूर्ण है वह वास्तविक है। जेम्स मतलब एक विद्वान का कहना है कि आदर्शवाद एक कल्पनाशील दर्शन है। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं इसको केवल, ठीक है, जो सुख और दुख की कटु अनुभूतियों तथा स्पष्ट तथ्यों
को हमसे दूर रखता है। मतलब केवल हम उसको कल्पना कर सकते हैं, ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक, इसकी स्थापना, इस राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि आदर्शवादी राज्य तथा समाज को एक मानकर चलते हैं, जबकि वास्तव में राज्य समाज में अनेक समूहों में से एक समुदाय मात्र है। मतलब समुदायों में से एक समुदाय मात्र है, मतलब अनेक समुदायों में से एक समुदाय क्या है, मात्र है। ठीक है, नेक्स्ट राज्य साध्य एवं व्यक्ति साध्य है। आदर्शवादियों का यह कथन वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य व्यक्तियों का कल्पना का एकमात्र साधन है, साध्य नहीं। तो एक साधन है, साध्य नहीं है। ने कहा, जोड़े के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। तो राज्य जो होता है वो व्यक्ति के लिए हो सकता है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं हो सकता। कोई भी राज्य के लिए व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो आदर्शवादियों के सर्वशक्तिगन राज्य का सिद्धांत स्वीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। राज्य को असीमित शक्तियां देने के अवांछनीय परिणाम होंगे। मतलब कहने का मतलब जब राज्य को अधिक शक्ति दे दिएगा तो वो अपना गलत रूप से प्रयोग करेंगे और इससे कार्यपालिका निरंकुश व अव्यचारी हो जाएगी। असीमित शक्ति का यह प्रयोग अंत में स्वयं शासकों को ही नष्ट कर देगा। मतलब जो असीमित शक्ति देने की जो बात करता है, सर्वशक्तिमान बनाने की बात करता है, तो जिससे क्या होता है कि राजा के पास ज़्यादा शक्ति आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज़्यादा शक्ति आ जाएगा तो वो नष्ट भी हो सकता है या राज्य को ही नष्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य पूर्णतः दोषयुक्त संस्था नहीं है। ठीक है, जैसे कि आदर्शवादी मानते हैं। ठीक है, आदर्शवादी का मानना है कि दोषयुक्त संस्था है। ठीक है, दोष से भरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य व्यक्तियों के माध्यम से ही शासन करता है और यह सर्वविदित है। मतलब व्यक्ति के द्वारा ही शासन किया जाता है। तो गलती करना मानव स्वभाव होता है। गलती करना एक क्या होता है, मानव का स्वभाव होता है। यह बात समझ से परे है। ठीक है, कि एक व्यक्ति शासक वर्ग में सम्मिलित होते ही ऐसा देवता है कैसे हो जाता है कि वो कभी गलती नहीं करेगा। मतलब आदर्शवाद सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि वह गलती नहीं करना, लेकिन ये बात दरअसल क्या है, गलत है। आलोचना इसलिए से होता है क्योंकि ये बात गलत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है तो गलती करना तो मानव के स्वभाव है। हम लोग भी गलती करते हैं। तो बताइए, कोई भी बैठ जाएगा सत्ता पे, वो कैसे गलती नहीं कर सकते, वो कैसे देवता बन जाएगा, बताइए, पॉसिबल है नहीं ना। तो इसलिए कभी ये गलत, इसलिए इस पर आलोचना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या आलोचना हुआ था। देखिए कि आदर्शवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी विरोध करता है। ठीक है, जो अचयनिक पूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जिनसे कि वो अपना पूर्ण विकास कर सके। स्वतंत्रता तो भाई बहुत जरूरी है ना। ये तो बात आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, देखिए कि आदर्शवादी नैतिक और राजनीतिक कर्तव्यों में अंतर करते हुए जो गलत है यह आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु कानून दृष्टिकोण से सत्य है वह नैतिक रूप से भी सर्वदा मतलब सदैव क्या होगा, सत्य होगा। तो कानून से भी सत्य होगा जो नैतिक रूप से सत्य हो सकता है। तो रात्रि में बिना प्रकाश के कार चलाना कानून के विरुद्ध होने पर भी नैतिक के विरुद्ध नहीं है। यदि समस्त कानून कर्तव्यों को नैतिक उदारवादियों में परिणत कर दिया जाए तो फिर जीवन जीने योग्य नहीं रहेगा। मतलब जब सब कानून पे ही रख दिया जाएगा तो फिर जीवन जीना भी क्या होगा, योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति के लिए घातक है क्योंकि यह युद्ध एवं अशांति को बढ़ावा देता है। ये क्या देता है, युद्ध और अशांति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। देखिए नेक्स्ट, आदर्शवादियों का सामान्य इच्छा का सिद्धांत उचित नहीं है। समाज की सामान्य इच्छा जैसी कोई चीज़ यथावाद में संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं या तो व्यक्तित्व इच्छाएं हैं या तो कुछ भी नहीं है। तो व्यक्तित्व इच्छाएं हैं या तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कि आदर्शवादी वस्तुओं को उस रूप में नहीं देखती जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें आदर्श रूप में जैसे होनी चाहिए देखना चाहते हैं। आधुनिक व्यवहारवादी इस प्रकार के अध्ययन में कोई रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वे वस्तु को पूरी तरह से
प्रयोगात्मक रूप देखने का प्रयास करते हैं, मतलब प्रयोग के रूप में देखने को क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, आलोचनाओं के बावजूद आदर्शवादी विचारधारा में बहुत कुछ अपनाने योग्य एवं प्रशंसनीय है। ठीक है, आलोचना देखने के बाद भी कुछ वह जो है अपना सकते हैं। तो ये राजनीतिक और नीति शास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। ग्रीन और महात्मा गांधी ने तो इस क्षेत्र में विशेष रूप से महत्व योग दिया है। तो आप लोग इस तरह से इतने सारे आंसर लिख के इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं लास्ट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों का आंसर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों लोग के पास भी पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।